हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ये 4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7 एंड 8 2012 के हैं और ये 2016 का क्वेश्चन है, क्योंकि 2016 में रीजनिंग का केवल एक ही क्वेश्चन था। तो हम इस वीडियो में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और किसी क्वेश्चन के लिए हमें कोई बेसिक नॉलेज चाहिए या कोई कॉन्सेप्ट सीखना है तो या ट्रिक, वो भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि अगर ब्रैकेट को ऐसे लिख सकते हैं तो बोला बोनस को कैसे लिखेंगे। तो देखो, इसको लिखने का तरीका हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, इसका फॉर्मेट चेक करना होता है। इसमें बताया क्या है, देखो इसमें कितने वर्ड हैं, BUCKET, ब्रैकेट में 6 वर्ड हैं और इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें 12 वर्ड हैं। इसका मतलब 6 का 2 गुना है, इसका मतलब एक वर्ड 2 वर्ड में टूट रहा होगा। अब वो फॉर्मेट हमें चेक करना है। तो अगर हम देखें इसके पहले दो में A और C है, तो B से पहले क्या आता है, B से पहले आता है A और B के बाद क्या आता है C। तो ऐसे ही सब में फॉर्मेट बनना है। देखो, B से पहले A आता है, B से बाद C आता है, तो ये AC हो गया। फिर TB लिखा है तो U से पहले T आता है और U के बाद V आता है। उसके बाद BD लिखा है तो C से पहले B आता है और C के बाद D आता है। तो ऐसे ही अगर सबको लिखने के बाद B को उसने लिखा है AC, ऐसे U को लिखा है TB और C को लिखा है BD, K को लिखा है JL, E को लिखा है DF और T को लिखा है SU। तो TSU इसलिए लिखा है, T से पहले S आता है और T के बाद U आता है। तो ऐसे हम बोनस को क्या लिखेंगे, तो हमें डायरेक्ट बोनस को लिखना है। तो A से पहले क्या आता है, A आता है, सॉरी B से पहले क्या आता है, A आता है और B के बाद C आएगा। तो हम इसको लिख देंगे सीधे डायरेक्ट, इसका हो जाएगा A और C। और O का क्या होगा, O से पहले आता है N, O के बाद आता है P। N से पहले क्या आता है, N से पहले आता है M और N के बाद आता है O। U से पहले T आता है और U के बाद V आता है। और ऐसे ही S से पहले क्या आएगा, R आएगा, फिर T आएगा। तो ये हो जाएगा ACNPMOTVRT। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आप चाहो एग्ज़ाम में बस इतना भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास 20 वर्ड में आंसर लिखना है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो हम बस फॉर्मेट चेक करने के लिए हमने लिखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से बनाना है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में बताइए कि कौन सा एक कथन कारण है, कौन सा एक प्रभाव है। तो इसमें कौन सा इफ़ेक्ट है और कौन सा कॉज है, किसकी वजह से ऐसा आता है। तो अगर हम फर्स्ट वाले को पढ़ेंगे, कथन 1 को, तो उत्तरकाशी में भूकंपों की प्रवृत्ति अधिक है। नंबर 1 स्टेटमेंट ये है। दूसरा बोल रहा है भूकंप वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तरकाशी के निचले इलाकों में विवर्तनिक गतिविधियां अधिक होती हैं। ठीक है, अगर मैं करेक्ट हूँ तो जो उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में हमारे जो थ्रस्ट होते हैं वो शायद मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, सेंट्रल थ्रस्ट जिसे हम MCT बोलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भूकंप वगैरह आते हैं। तो ये आपको रीज़न पता चल रहा है, ये रीज़न है। कथन 2 रीज़न है और कथन 1 क्या है, प्रभाव है, क्योंकि इसी की वजह से भूकंप आ रहे हैं। कारण भूकंप आने का क्या है, टेक्टोनिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये इसका सीधे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख लोगे कि कौन सा कथन कारण है और कौन सा कथन प्रभाव है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नहीं, 7th क्वेश्चन है, वैसे वीडियो का 3rd क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा कैलेंडर की बेसिक कर लेते हैं, जिससे हम कैलेंडर के कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो अगर मैं कोई भी एक नॉर्मल ईयर लूँ, 2 तरीके के ईयर होते हैं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। नॉर्मल ईयर का मतलब होता है जिसमें, जैसे ये हमारा अभी प्रेजेंट ईयर है, ये है 2022। अगर इसमें 4 से भाग जा रहा है पूरी बार, रिमाइंडर 0 आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर है, अदरवाइज ये नॉर्मल ईयर है। तो हमें मालूम है नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं।
तो 2022 भी एक नॉर्मल ईयर है, तो इसमें कितने दिन होंगे? 365 दिन। ठीक है, अगर मैं इसको 7 से, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, अगर मैं इसको 7 से भाग करूं, डिवाइड करूं, तो हमारे पास क्या आएगा? 52 52 सप्ताह आ जाएंगे, वीक आ जाएंगे, और एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है ना, अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 35, और यहाँ से 1 और 5, 7 दूना 14, तो एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। तो इसी एक दिन को हमें ध्यान रखना है। जो भी शेषफल आता है उसी की हेल्प से हम कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर ये 2000, अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी, 1 जुलाई 2022 को अगर फ्राइडे था, तो 1 जुलाई 2023 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो देखो, जब नॉर्मल ईयर होगा, 365 दिन हो रहे हैं नॉर्मल ईयर में, तो जब इसको हम 7 से भाग कर रहे थे तो एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा था। इसका मतलब एक नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है। एक मतलब इस फ्राइडे में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? सैटरडे। इसका मतलब 1 जुलाई 2023 को क्या होगा? सैटरडे होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर ये 2022 की जगह पे ये होता 1 जुलाई 2024, तो 2024 लीप ईयर होते हैं। लीप ईयर में क्योंकि इसमें 4 से पूरी भाग डिवाइड हो जाता है, लीप ईयर उसे बोलते हैं जिसमें 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो शेषफल आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब लीप ईयर में कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे। इसका मतलब यहाँ पे 52 वीक होंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा 2 दिन हो जाएंगे। तो अगर इस दिन मंडे है, तो अगर नेक्स्ट ईयर पूछे 1 जुलाई 25 को क्या होगा, तो हम इसमें 2 दिन आगे कर लेंगे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आ जाएगा। ठीक है, ये तो रहा एक ईयर के लिए। अगर सेम ईयर की बात कर रहा है तब कैसे करेंगे? तो सेम ईयर सीख लेंगे, और अगर ये सेम डे की बात के अलावा कोई और बोलेगा तो इस जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे उससे हम इसकी हेल्प मिल जाएगी हमें कि और क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये था बेसिक, आपको ध्यान रखना है। अगर सेम ईयर है तो अगले साल भी सेम डे को, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो हम एक दिन एक्स्ट्रा कर देंगे, और अगर वो लीप ईयर है तो 2 दिन और ऐड कर देंगे उसमें। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। वो क्या बोल रहा है? यदि 5 जनवरी 2000 को क्या है? मंडे है, यहाँ पे लिखा है सोमवार, और बोला 30 मार्च को कौन सा दिन होगा? 30 मार्च को कौन सा दिन होगा? 30 मार्च 2000 को ही। तो अगर ये यहाँ पे जो ईयर है सेम ईयर दे रखे हैं, तो आपको बस मंथ वाले में कितने दिन इनके बीच में हैं उन्हें लिखना है, और जो ऐड करके आएगा उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। और अगर इसका एक और एग्जांपल लेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है 5 जनवरी 2000 को, तो जनवरी के मंथ में कितने दिन और बचे? 31 दिन होते हैं जनवरी में, तो 5 तो ये हो गए, तो 31 में 5 गएंगे, 26 दिन यहाँ बच जाएंगे, है ना? 26 दिन यहाँ बचेंगे, प्लस अब आएगा इसके बाद, ये जनवरी है, उसके बाद आएगा फरवरी। अब जब फरवरी के बारे में जान रहे होंगे तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो ईयर है वो कहीं लीप ईयर तो नहीं है। अगर लीप ईयर है तो 29 लिखेंगे, और लीप ईयर नहीं है तो 28 लिखेंगे। तो वैसे 2000 लीप ईयर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 29 दिन फरवरी में होंगे, प्लस 30 दिन मार्च में हो जाएंगे। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 30, और इनको ऐड करके आएगा ये 85, यह जगह हमारे पास 85। तो अगर हम 85 को 7 से डिवाइड करें, 7 1 जा 7, यहाँ से 5 बचेगा, 2 बार जाएगा, तो एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। तो एक हमारा एक एक्स्ट्रा आ रहा है डिवाइड करने के बाद, जो रिमाइंडर आ रहा है 1 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इस मंडे में 1 प्लस कर लेंगे, तो हमारा इस दिन को कौन सा डे था पता चल जाएगा, इस डेट को कौन सा डे था ये पता चल जाएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, जब हम ऐड करेंगे उसके बाद उसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास शेषफल आएगा, जो हमारे पास क्या आएगा? शेषफल आएगा, उसको हम, जो ये दिन है उसमें जितने भी शेषफल आ रहे हैं उतने दिन आगे बढ़ा लेंगे उसको। तो इसका शेषफल 1 आ रहा था, तो इस मंडे में एक दिन आगे आएंगे तो क्या आएगा? ट्यूसडे। तो इसका मतलब 30 मार्च 2000 को क्या होगा? ट्यूसडे होगा।
तो ये तो था सेम ईयर के लिए। अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन को अगर दोबारा करें और यहाँ पे लिख लें 2001 और ये 2000 ही है, फिर कैसे होगा? अगर 5 जनवरी 2000 को सोमवार है या मंडे है तो 30 मार्च 2001 को क्या होगा? तो सबसे पहले अभी जो हमने शुरू में कॉन्सेप्ट सीखा था, हम पहले 5 जनवरी 2001 को कौन सा डे है वो देखेंगे। ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में हम क्या करते हैं, 2 प्लस कर लेते हैं। तो मंडे के बाद क्या आएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो इस दिन क्या होगा? बुधवार होगा। तो 5 जनवरी 2001 को क्या होगा? बुधवार होगा। फिर यहाँ पे 30 मार्च 2001 को चेक कर लेंगे, जैसे ऊपर वाले में किया था सेम के लिए। यहाँ कितना बचेगा? जो सेम ऊपर किया था 26 प्लस, अब 2001 लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है, तो इसमें क्या आएगा? 28 दिन होते हैं फरवरी में। जनवरी का ये 26 दिन बच गए क्योंकि 5 तारीख है, और फरवरी के 28 दिन और 30 दिन ही हो गए। और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 84, और इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब 30 मार्च को भी वही दिन होगा जो 5 जनवरी 2001 को था। ठीक है, तो 1 को क्या है? वेडनेसडे, इसका मतलब यहाँ पे भी वेडनेसडे होगा। तो ऐसी कैलेंडर के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। आप किसी भी बुक से इस कैलेंडर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। इसमें क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक स्त्री बोली, मतलब कि ये कोई व्यक्ति है मान लेते हैं, इसकी ओर इशारा करके एक स्त्री बोली, यहाँ पे कोई है मान लेते हैं इसको, कि इसकी कोई पत्नी होगी, इसको निगेटिव से इसको पॉजिटिव से दिखा देते हैं, वो मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। इसका मतलब इसके पिता की वो इकलौती पुत्री है, तो इसके पिता जो होंगे वो उनकी इकलौती बेटी ये खुद ही होगी। इसका मतलब ये यही खुद बोल रही है किसी और से, इसकी ओर इशारा करके, कि इसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। इसका मतलब उस व्यक्ति का स्त्री के साथ क्या संबंध है? उस व्यक्ति का, तो वो उसकी क्या, व्यक्ति उसका क्या है? हस्बैंड है। ठीक है, और उसकी वाइफ है। ठीक है ना? तो यही खुद बोल रही थी अपने ही बारे में इस तरीके से। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी 2 मार्कर में आ सकते हैं। तो वहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे बस आपको आंसर लिखना है, वह रिलेशन क्या संबंध है वो बस लिख दो यहाँ पे कि कौन सा संबंध है। उसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2016 का। तो इसमें ये क्वेश्चन को करने से पहले आपको ना ये याद कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से सीसेट के एग्ज़ाम में, या जब हमने यूके पीसीएस का प्री दिया था उसमें सीसेट के एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या याद करना है कि ए का नंबर क्या है? जैसे ए पहले नंबर पे आता है, ऐसे बी दूसरे नंबर पे आता है, सी तीसरे नंबर पे आता है। अगर ये आपको याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो उनको जल्दी कर लोगे, वरना फिर वहाँ पे सोचना पड़ेगा या पहले एक बार लिखना पड़ेगा कि ए कितने नंबर पे आता है, आर कितने नंबर पे आता है। तो ये हमें पहले से मालूम होने चाहिए। तो आप एक बार इसको याद कर लोगे तो इन क्वेश्चनों को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस इनका फॉर्मेट चेक करना होगा कि कैसे कर पाएंगे। तो देखो, ये है फाइनेंस। ठीक है, अब इसमें इस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है? अगर इसके नंबर की पोजीशन देखेंगे और उनको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। देखो, एफ आता है 6 नंबर पे, एन आता है 14 पे, और ये एन भी आएगा 14 पे, और ई आएगा 5th में। और इन सबको अगर ऐड करेंगे तो 20 और 19 39 आ जाएगा। ठीक है, सेम मार्केटिंग का भी है। मार्केटिंग तो एम कितने नंबर पर आता है? 13 पे। बस एक छोड़ के लिखना है, फर्स्ट से स्टार्ट करना है, डबल ई लिख दिया इसमें। तो ये यहाँ पे के आना चाहिए था, ETING, तो EIG। तो फिर ये आर कितने में आता है? 18 पे, और यहाँ से ई आएगा 5, और आई यहाँ से आएगा 9, और जी आएगा 7। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 52। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इस फॉर्मेट से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि दोनों में यही वाला फॉर्मेट यूज़ हो रहा है। तो सेम इस वाले में भी कर देंगे प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन तो पी के लिए
पी कितने नंबर पे आएगा, 16 नंबर पे आता है पी। ऐसी ओ आता है 15 नंबर पे, और यहाँ से फिर यू आएगा 21 नंबर पे, क्योंकि एक छोड़ के लिखना है, उसके पोजीशन देखनी है बस। तो टी आता है 20 नंबर पे, और ओ आएगा 15 नंबर पे, और इन सब को ऐड कर देंगे तो इन सब को ऐड करके आ जाएगा 87। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा।